हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के बारे में स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन सी रहती है कि सर आजकल हमारी कॉस्टिंग में कुछ चेंज आ गया है और सर हमारी कॉस्ट शीट जो है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CAS 4 के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, पहले भी आपको बताया है। अब स्टूडेंट कहता है कि सर हमारी जो बुक है उस बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो ऐसा डाउट होना स्वाभाविक है, मैं नहीं कह रहा कि गलत है, पर जितना आप डर रहे हैं उतना डरने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब ये पुरानी बात हो गई है कि हाँ, कॉस्ट शीट के अंदर अकॉर्डिंगली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग होता है। और अगर आपको कभी भी कॉमर्स में जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसमें कोई भी डाउट आता है तो ICAI के स्टडी मॉड्यूल से ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं होता। सारी मार्केट की बुक्स भी इसी को रेफर करती हैं। जैसे आप 12th क्लास में NCERT की बुक रेफर करते हैं, ऐसे ही अगर आप कॉमर्स के लिए इंडिया में कुछ भी करेंगे तो ICAI का स्टडी मटेरियल सभी लोग रेफर करते हैं। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमारे कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उन्होंने मुझसे एडमिशन भी ले लिया है कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट का। तो उन्होंने बताया कि सर हमारे कॉलेज में एक बुक लगाई है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। वो कह रहे सर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है सुरेंद्र सिंह, यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको मॉडिफाई किया गया है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। तो सर कॉस्ट शीट की प्रैक्टिस आप यहां से करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में भी इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई हमें तो जब भी कुछ रेफर करना होता है हम CA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को रेफर करते हैं। आप भी कर लिया करो, मन में ये डर मत लाया करो। कोई भ्रम फैलाता है कि CA का मटेरियल ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपको अगर कहे ऐसा माना मत करो। तो ये हमारे CA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, नेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल रहता है। CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1, शायद ये पेपर नंबर 3 होता है। नहीं सर, ये ग्रुप 2 में होगा। यस, ये ग्रुप 2 में होगा, ग्रुप 1 में नहीं होगा, ग्रुप 2 में होगा। तो वहां से भी आप ले सकते हैं। नहीं तो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये हमारी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। अभी तक आपने मेरे साथ कुछ क्वेश्चन बना लिए हैं, तो आपको पता है हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, हम वर्क्स कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। बोलो ना। अब ये आपकी बुक है, मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर सुरेंद्र सिंह की बुक है, पब्लिकेशन है मेरे ख्याल किताब महल पब्लिकेशन, हमारे कॉलेज में ये रिकमेंडेड है। तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक कॉस्ट शीट चैप्टर में स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, मन में थोड़ा सा घबराहट रहती है, वो अभी हमारे साथ अब 2-3 क्लासेस में दूर हो जाएगी। तो ये सुरेंद्र सिंह बुकलेट मेरे सामने है, इसमें आप देखिए उन्होंने कॉस्ट शीट के बारे में बताया है। और अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा उन्होंने CA इंस्टीट्यूट से रेफर किया हुआ है एज इट इज। ये देखिए, यहां से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो सब कुछ उन्होंने वहीं से ही रेफर किया हुआ है, बिल्कुल वही जैसे CA इंस्टीट्यूट में है स्टडी मटेरियल में, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सब चीजों को यहां पर रेफर किया हुआ है। तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो प्राइम कॉस्ट है, तो प्राइम कॉस्ट में हमारी, मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया था। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चे के मन में आता है कि सर एग्जाम में ना बहुत लेंदी क्वेश्चन आएगा, उसमें हम एक एक आइटम को पहचानना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, एक बार मेरे साथ आप देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये अगर आपके पास बुक है तो समय निकाल के आराम से आप पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़वाऊंगा। ओके, मैं तो आपको ये बताऊंगा जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉमन सेंस लगाते हुए
आइटम के अंदर की डिटेल्स आप खुद ही पता लगा लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आपकी बुक्स में ये दिया हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे अगर सीए कर रहे हो तो मैं उनको ये भी बता रहा हूं कि जो उनकी मटेरियल में दिया हुआ है वही सेम इस बुक में दिया हुआ है। ओके, खैर, तो आप देखेंगे उन्होंने बताया हुआ है कि गगन बच्चों को बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो मैंने कहा जी मैंने उनको कह दिया अपने आप पढ़ लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ही कॉमन सेंस से भी बन जाते हैं, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे मुझे पता लग जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर खर्चा किस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये सारा डिटेल में उन्होंने आपको दिया हुआ है, किसी भी दिन समय लगे आप पढ़ लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में कौन कौन सी आइटम आती हैं, सेलिंग ओवरहेड्स में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कौन सी आइटम आती हैं। ओके, और खुद से पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए बिना घबराए हुए पढ़िएगा। जो फॉर्मेट आपको सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कॉस्ट शीट का था वही फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से कराए थे, तो पूरे दिल से आप कीजिएगा, ठीक है। और वहीं पर सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जब आप देखेंगे वहां पर और भी कुछ बातें दी हुई हैं, सब की सब एज इट इज उन्होंने रेफर की हैं, मतलब ऑथेंटिकेट किया है कि हाँ सीए का जो मटेरियल है उसको आप रेफर कर सकते हैं। जब भी मैं रेफर करूं तो कॉन्फिडेंस से करना। ओके, एक ये मेन आइटम है जो कि आपने जरूर अच्छे से रीड करना है। हम जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो प्योरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बिलोंग करती हैं, इसलिए उनको हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। जैसे अगर आप कंपनी को अपने शेयर या डिबेंचर्स इशू करती है तो उनसे जुड़े हुए खर्चों को हम प्योरली फाइनेंस चार्जेस मानते हैं, तो हम कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करते। आपने कोई एसेट्स को बेचा, उससे कोई प्रॉफिट लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट की हो उनसे प्रॉफिट लॉस हुआ हो, आपने कोई गलती की हो उसके फाइन लगे हों, पेनल्टीज लगी हों, उसको हम कंसीडर नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेजेस, इन्हें हम कंसीडर नहीं करते। डिस्काउंट अलाउड हम कंसीडर नहीं करते। गुडविल रिटर्न ऑफ, इनसे सबको हम प्योरली फाइनेंशियल अकाउंट के नेचर का मानते हैं, इन्हें हम कभी भी कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करते। इसी तरह से कुछ हमारी फाइनेंशियल नेचर की इनकम है, बैंक इंटरेस्ट आपको मिला, इंटरेस्ट डिविडेंड मिला, शेयर ट्रांसफर करने की फीस मिली, रेंट मिला, कहीं से आपको डिस्काउंट मिल गया, ये सारी चीजें हमारी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनती। आपने डिविडेंड पे किया हो, इनकम टैक्स पे किया हो, ट्रांसफर टू रिजर्व किया हो, ये सब चीजें एक बार आपने पढ़नी है कि हाँ ये हमारी कॉस्ट शीट की आइटम्स नहीं है। आइए अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो आपको लगेगा कि सर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते होंगे, एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, स्मार्ट क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको करवाता हूं। अब मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवा दो, मैंने कहा छोड़ो ना यार खुद ही कर लेना। सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 करवा दो, अरे कर लेना हो जाएगा, ओहो कोई बात नहीं। 3, चलो ये मैं आगे पीछे करके आपको करवा दूंगा, पर अभी नहीं करवा रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो मैं करवा सकता हूं। चलिए सर शुरू करते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं। आज हम 3-4 क्वेश्चंस कोशिश करेंगे आपको करवाने की, क्लास थोड़ी सी लेंदी हो भी जाए तो कोई बात नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आज की क्लास में मैं आपको कॉस्ट शीट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं और प्रैक्टिस करवा रहा हूं सुरेंद्र सिंह, किताब महल पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है।
पहले हम क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस। अब आ गया इनडायरेक्ट वेजिस। डायरेक्ट वेजिस या प्रोडक्शन वेजिस या फिर फैक्ट्री वेजिस, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट वेजिस, तो ये इनडायरेक्ट वेजिस होती हैं, ये हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगी। उसके बाद आपको पता है वर्क इन प्रोग्रेस को हम ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, नेट वर्क्स कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड पावर, तो क्योंकि यहां पर फैक्ट्री लिखा हुआ है तो सर ये तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स क्योंकि फैक्ट्री की मशीनरी है। रॉयल्टी पेमेंट्स, अब रॉयल्टी पेमेंट्स को अक्सर हम डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं, चार्जेबल एक्सपेंस दिखाते हैं। अब रॉयल्टी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अगर क्वेश्चन बताएगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि रॉयल्टी एक होती है रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल्स, तो वो सेल्स में जाएगी। एक होती है रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, तो वो प्रोडक्शन में जाएगी। तो यहाँ सिंपल रॉयल्टी लिखा है, हमने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया। आप चाहो तो नोट दे देना। पढ़ते हुए कुछ बातें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, तो ये मत सोचना कि सर मुझे नहीं पता। अरे भाई, जब आप बाहर जाएंगे तो पता चलेगा, एक्सपर्ट के ओपिनियन कुछ बातों पे डिफर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ मैंने इस रॉयल्टी को डायरेक्ट एक्सपेंस माना है, अदरवाइज हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट भी दिखा सकते हैं। अब क्वालिटी चेक या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जो नया फॉर्मेट आया है, उसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले दिखा देते हैं। फिर सर हमारे पास आया है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएंगे। ओके, और ये आपके जनरल हैं, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड को हम परचेज के साथ ऐड कर देते हैं। कैरिज आउटवर्ड हमारी सेलिंग ओवरहेड्स बनते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की जाती है सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो ये सेल्स ओवरहेड का पार्ट बनेगा। तो वो जो लिस्ट मैंने आपको कहा था पढ़ने को, यहीं से समझ में आ जाएगा कि हाँ सर एडवर्टीजमेंट क्यों की जाती है, सेल्स के लिए की जाती है। सर ट्रैवलिंग क्यों की जाती है, सेल्स डिपार्टमेंट वाले ट्रैवलिंग करते हैं ताकि सेल्स निकाली जा सके, तो ये सेल्स का ओवरहेड्स है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में एडजस्ट कर देते हैं। बैड डेट्स के बारे में दो ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि बैड डेट्स प्योर फाइनेंशियल चार्जेस है, छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नॉर्मल, अगर बैड डेट्स नॉर्मल है तो इन्हें सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट मान लो, क्योंकि हम लोग अक्सर सेल बढ़ाने के लिए जानबूझ के क्रेडिट पे, उधार पे सामान देते हैं। तो आप लिख सकते हो कि वी आर एज्यूमिंग दैट दीज आर नॉर्मल बैड डेट्स, तो आप इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट ले सकते हो बाय इंक्लूडिंग इट एज सेलिंग ओवरहेड्स। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, तो हायर परचेज होता है जब हम कोई एसेट खरीदते हैं उसके लिए, तो ये प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट हमने एसेट खरीदने के लिए दिया है, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। सर हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। टोटल हमारी प्रोडक्शन हुई है 10,000 यूनिट्स की, वो कहता है कि गगन कॉस्ट शीट बना के प्रॉफिट ऐड कर देना 25% ऑन कॉस्ट। मैंने कहा भाई मेरी किस्मत है कि मुझे इतना आसान क्वेश्चन बच्चों को करवाना पड़ रहा है। बच्चे भी कह रहे हैं हाँ सर कंसेप्ट बिल्डिंग का काम है इसलिए आप करवा दो, अदरवाइज तो ये इतना आसान क्वेश्चन है हम खुद ही कर लेते। लिखिए जी फटाफट, ये कौन सी इलस्ट्रेशन थी, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। एक पर्टिकुलर सा कॉलम बना दीजिए और एक आप अपना अमाउंट का कॉलम बना दीजिए। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, रॉ मटेरियल परचेज ये रहा, ध्यान से देखना 1,60,000, और इसके ऊपर कैरिज इनवर्ड था, कैरिज इनवर्ड था हमारे पास कितना 3,000।
ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज था 1,60,000, कैरिज इनवर्ड 3,000, इसमें ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। आप ऐसे भी शुरू कर सकते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेजेस ऐड कैरिज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सर आपने फॉर्मेट क्यों चेंज किया? जस्ट आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि फॉर्मेट थोड़ा बहुत दाएं बाएं किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देखते हैं। अब यहां पर बुक देख के लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये बुक कहती है कि गगन ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 1,25,000, तो यह मिस प्रिंट हो गया, तो आप करेक्शन कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक 125, क्लोजिंग स्टॉक 180। ओपनिंग स्टॉक 125, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। बताओ जी इससे क्या निकलता है? क्या इससे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल आता है? 1,63,000, 1,25,000 और माइनस 1,80,000। मेरा अमाउंट कह रहा है जी 1,08,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आना चाहिए। इसमें सर ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस और इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास रॉयल्टी नाम की चीज आ रही है। डायरेक्ट वेजेस, अच्छा जो मैं लिखता जाऊंगा ना मैं काटता जाऊंगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें। ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया। डायरेक्ट वेजेस 80,000 को बाहर ही लो चलो। 1,08,000 डायरेक्ट वेजेस 80,000 और हमारे पास रॉयल्टी पेमेंट थी 25,000। जरा बताएं इन सब का टोटल क्या आ जाता है? इन सब का टोटल आता है प्राइम कॉस्ट। 2,13,000। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब सर फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आता है? जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं सब इसमें आ जाएंगे। अब सर क्या मैं लिस्ट को रटूं? रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आइटम पढ़ना आपको पता लग जाएगा। देखिए इनडायरेक्ट वेजेस, सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस उठाओ 6,000, यहां लिखो। तो इनर कॉलम में लिखो क्योंकि अभी हम चीजों को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद फैक्ट्री रेंट रेट एंड पावर 30,000। रेंट रेट्स एंड पावर 30,000। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा उसके बाद एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन क्वालिटी चेक, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बाद में आती है। फिर लिखे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू फैक्ट्री, ये बाद में आएगा। कैरिज इनवर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रीट कर दिया है। कैरिज आउटवर्ड सेल्स का पार्ट है। एडवर्टाइजिंग ट्रैवलिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, इसका मतलब फैक्ट्री में और कुछ भी नहीं है। तो ये सारा का सारा हम ऐड कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 43,000। ये हो जाएगा 43,000। इसका नाम हो जाएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। कॉपी कर रहे हो या फिर साथ साथ दिमाग भी चला रहे हो? सर हमने तो बना भी लिया आपसे पहले। 2,56,000। अच्छा मुझसे पहले बना लिया, इतनी जल्दी? अभी तो स्टार्टिंग है। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP। ओपनिंग 56 और क्लोजिंग 70। 56,000 और 70,000। 56,000 माइनस 70,000।
या तक 2,42,000, इसको नाम दे देंगे नेट वर्क्स कॉस्ट 2,42,000। इसमें ऐड कर देंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 10,000। अच्छा जी, अब याद कीजिए इसमें क्या क्या आता है। जो हमारा न्यू फॉर्मेट आया वो कहता है गगन क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लो, मैंने कहा ले लिया। कह रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लो, मैंने कहा वो क्वेश्चन में कहीं दिखी नहीं मुझे। उसके बाद प्राइमरी पैकेजिंग लो, वो भी नहीं दिखी। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मैंने कहा वो शायद दिखाई दिए थे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये देखिए कितना, 25,000। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन कितना था, 25,000। इसके बाद इसमें माइनस कर देते थे, कोई सेल ऑफ स्क्रैप हो वो माइनस कर दो, तो मेरे ख्याल सेल ऑफ स्क्रैप भी नहीं था, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 2,42,000 प्लस 35,000, 2,77,000, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,000 यूनिट्स का 54,000, तो 1,000 यूनिट्स 54,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 यूनिट्स का। तो इसकी वैल्यू हमें कई बार क्वेश्चन में नहीं दी होती, बताओ जरा कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि सर मैं वर्किंग नोट नंबर 1 डाल के नीचे दिखा दूं, मैंने कहा चलो नीचे दिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कई बार बता दिया है, 2,77,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 10,000 इंटू 2,000, तो 2,77,000 डिवाइडेड बाय 5, 55,400 लेस कर दीजिए 55,400, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 2,77,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 2,75,600 एड। अब कौन कौन से आपके, एक तो जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, पहले ये लीजिए 10,000, 10,000। उसके बाद कैरीज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कैरीज आउटवर्ड्स 2,000, एडवर्टाइजिंग 5,000, एडवर्टाइजिंग 5,000। अपने आप पढ़ना है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये खर्चा सेल्स से जुड़ा हुआ है, ट्रैवलिंग सेल्स के लिए होती है, तो सर ट्रैवलिंग के लिए वेजिस क्यों लिख दिया, तो उस हेडिंग पे हम नहीं जाएंगे। ट्रैवलिंग
वेजेस कुछ नहीं होती। अच्छा जी, बैड डेट्स एज्यूम्ड नॉर्मल, बैड डेट्स हम इसे नॉर्मल एज्यूम कर रहे हैं इसलिए ले रहे हैं, एबनॉर्मल होता तो नहीं इंक्लूड करते। इंटरेस्ट ऑन वो आएगा नहीं। तो 12 एंड 5 17, 17 एंड 3 20, टोटल एक्सपेंस हो गया 30,000। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,05,600। अब क्या क्वेश्चन में हमें सेल्स या प्रॉफिट दिया? ओके, वो कह रहे गगन इसमें प्रॉफिट को ऐड कर दो। प्रॉफिट कितना चार्ज करना है? 25% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसी का 25%, 68,900, और ये हमारी सेल्स हो जाएगी 3,74,500। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद मैंने प्रॉफिट गलत निकाल दिया है। 25%, 76,400, तो 76,400 इंटू 5 कर दूं, 3,82। ठीक है, अब एग्जाम में सर सब कुछ सही करे और आखिरी में हम जा करके कुछ गड़बड़ कर दें तो इस तरीके से मार्क्स कट जाते हैं। कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एसपी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखो, जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो एक बार आराम से पढ़िएगा कि आप जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो 1 मंथ के लिए बना रहे हैं। तो अगर कोई खर्चा पर एनम हो जाए तो उसको ठीक करना पड़ सकता है, तो अपने माइंड में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सिंपल है, रॉ मटेरियल परचेज्ड, डायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस पेड ऑन क्वालिटी कंट्रोल चेक, ये अलग है। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, तो प्रोडक्शन एसेट मतलब मशीनरी, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये एक सेपरेट आइटम है। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, ये सब फैक्ट्री के खर्चे हैं, फैक्ट्री में पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ता है। ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल है। ये प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट अलग आइटम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, सेपरेट आइटम है। पैकेजिंग फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सेलिंग ओवरहेड्स हैं। एडवर्टीजमेंट सेलिंग ओवरहेड्स हैं। ओके, वो कह रहे कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग में 200 यूनिट्स था, ये कॉस्ट थी। वेरी गुड। जो ओपनिंग स्टॉक था वो हमारा सारा का सारा बिक गया है, गुड। हमारे पास जो प्रोडक्शन हुई वो हुई 3,000 यूनिट्स की, ठीक है। और हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो 400 यूनिट्स का बचा हुआ है। वो कह रहे गगन एक तो कॉस्ट शीट बना के दिखाओ, कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल के दिखाओ, प्राइम कॉस्ट बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ, और लास्ट में सेलिंग प्राइस भी निकाल देना। कह रहे ये देखो ये सीए इंटर का क्वेश्चन है, तो क्या तुम्हें करते हुए घबराहट हो रही है या तुम खुद बना लोगे? ये लीजिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये मैं होमवर्क में दे दूं? बच्चे कह रहे हैं कि सर सिंपल सा है, होमवर्क में दे दो, हम बना लेंगे। चलिए आप इसको ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और
बहुत ही सिंपल है, ये उसका सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन देखे बिना खुद से ट्राई कीजिएगा। ये अभी स्टार्टिंग की है, एक आधी बार गलतियां होंगी, लेकिन वो गलतियां आपको प्यारी लगेगी। ठीक है सर, आइए जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ये मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है पीएस लिमिटेड हैज जस्ट कंप्लीटेड ऑपरेशंस फॉर द ईयर 2022। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी अभी साल भर का ऑपरेशन खत्म किया है, कोई बात नहीं। द कंपनी असिस्टेंट अकाउंटेंट हु इज वेरी इनएक्सपीरियंस प्रिपेयर द फॉलोइंग P&L अकाउंट। कहते हैं उन्होंने एक नया सा अकाउंटेंट रखा हुआ है, नोवाइस फेलो था, उसने हमें ये स्टेटमेंट ऑफ P&L बना दी। वो कह रहा है जी सेल्स दी हुई है, ठीक है, इंश्योरेंस का खर्चा लगा, गैस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगी। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल परचेज हुआ 12 लाख का, रेंट दिया गया 4 लाख का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये तो नाम ही कह रहा है कि हम सेलिंग ओवरहेड्स हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कंपनी इन प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। वो कह रहा है आपने कॉस्ट शीट बनानी है, कोई बात नहीं, बना देंगे। नंबर 1, द कंपनी हैड नो रॉ मटेरियल स्टॉक एट द बिगिनिंग। हमारे पास ओपनिंग में कोई रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं था। चलिए, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग में रॉ मटेरियल जो था वो 1,50,000 का था, ठीक है, बाकी का हमने कंज्यूम कर लिया। तो पहला पॉइंट बहुत ही सीधा है, ये जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था इसमें से एड ओपनिंग होता है माइनस क्लोजिंग होता है। ओपनिंग निल है, क्लोजिंग 1,50,000 है। अच्छा, 80% ऑफ रेंट पेड अप्लाइज टू फैक्ट्री एंड रिमाइंडर टू सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई रेंट का 80-20 में डिस्ट्रीब्यूशन करो। रेंट का 80% पार्ट फैक्ट्री का है, 20% पार्ट ऑफिस एंड सेलिंग का है। तो मैं इसके दो पार्ट कर दूं, 3.2 लाख फैक्ट्री को बिलोंग कर रहा है, 0.8 लाख सेलिंग या ऑफिस का है। ओके जी, ये बात समझ में आ गई। फिर कह रहे 70% ऑफ इंश्योरेंस एंड 90% ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अप्लाई टू फैक्ट्री। 70% ऑफ इंश्योरेंस, 70% फैक्ट्री का है, 30% ऑफिस का है। गैस इलेक्ट्रिसिटी इसका ज्यादा इस्तेमाल 90% फैक्ट्री में है, 10% ऑफिस एंड सेलिंग में है। ओके, तो हमें इंश्योरेंस का ब्रेकअप पता चल गया, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर का ब्रेकअप क्वेश्चन ने दे दिया। ये डायरेक्ट लेबर है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। रॉ मटेरियल परचेज हमें पता है, ये ब्रेकअप हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट है। ओके, हमें ब्रेकअप मिल गया। क्या हम कॉस्ट शीट बना सकते हैं? सर कोई और पॉइंट तो नहीं रह गया? बाकी वो कह रहे हैं कि हमारे पास WIP और फिनिश गुड्स की वैल्यू दी हुई है। मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं होमवर्क नहीं दे रहा, हम अभी बना रहे हैं, मेरे साथ साथ बना रहे हैं। जल्दी से शुरू कीजिए। अगर आपकी इच्छा है कि हम खुद बनाएं तो वीडियो पॉज कर लीजिए। मैंने तो शुरू कर दिया और लिख भी दिया। ये कौन सी इलस्ट्रेशन है? इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसी तरह से धीरे धीरे बनाते हुए आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा। कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में था ही नहीं, सीधा सीधा लिखिए
रॉ मटेरियल परचेज्ड 12 lakh और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 150। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1050। डायरेक्ट लेबर 6 लाख। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 6 लाख। हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था, सो प्राइम कॉस्ट हो गई 16,50,000। उसके बाद सर इसमें आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास सबसे पहला था 70% इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 40,000 इंटू 70% 28,000। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर 90%। गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, पानी का बहुत बड़ा खर्चा फैक्ट्री में होता है, 90%, 90,000। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 120। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 120। डेप्रीसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट 160। डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट 1,60,000। रेंट 3.2 lakh। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 3,20,000। 28,000 plus 90,000 plus 1,20,000, 1,60,000, 7,18,000। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट 23,68,000। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ये हमारी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमें कोई भी खर्चे और नहीं दिए हुए थे। 420 और 480, 4,20,000, 4,80,000, 60,000 लेस कर दूंगा, 23,08,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, नहीं सर अभी वो भी तो आएगा ना इसमें। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 540 और 4 लाख। 540 प्लस 4 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24,48,000। इसमें ऐड कर देंगे अब हमारे सेलिंग ओवरहेड्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंश्योरेंस, 40,000 का 30%, 12,000।
उसके बाद गैस इलेक्ट्रिसिटी का 10%, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी 10%, और रेंट का 20%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 320, तो 4,22,000। किया जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, $28,70,000। अब ये देख लेते हैं क्या हमें सेल्स दिया। यस, सेल्स दी है 32 लाख। सेल्स गिवन है 32 लाख। तो प्रॉफिट ये हमारा बनेगा बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 3,30,000। ठीक है, तो आई होप सो कि धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप में भी इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। चलिए सर, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आपको सीए स्टडी मॉड्यूल से करवा चुका हूं, तो ये आपके लिए होमवर्क बन जाता है। लास्ट क्लास में हमने किया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, जहां डायरेक्ट लेबर 1,75,000 थी और वहां पर लिखा था 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, ये आप खुद करेंगे। बुक के अपने वर्किंग नोट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि आप इसे अपने तरीके से कर सकते हैं। आइए जी, हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, थक तो नहीं गए। क्योंकि मेरे साथ पढ़ते हुए 1 घंटे में बच्चा कई बार कहता है कि सर आप थका देते हो। तो थकना नहीं है, क्वेश्चन बनाने हैं। एसपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर लेदर बैग्स फॉर ऑफिस एंड स्कूल पर्पसेस। अच्छा, इनका काम लेदर बैग्स बनाने का है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। वो कह रहे गगन, ये एक पर्टिकुलर मंथ के लिए हम आपको डेटा दे रहे हैं। लेदर शीट्स एंड कॉटन शीट्स आर मेन इनपुट्स। अब वो कहानी लिख रहा है तो घबराना मत, आराम से पढ़िए। कई तरह के हम क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे एग्जाम के लिए उसको रिवीजन मार्क खुद ही कर लेना। लेदर की शीट लगेंगी, कॉटन की शीट लगेंगी, और एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट पर बैग इज 2 मीटर ऑफ लेदर शीट, 1 मीटर ऑफ क्लोथ, कॉटन क्लोथ। ओके, 2,000 meters of leather sheet and 1,000 meter of cotton clothes are purchased at this cost। अब बताओ, एक बैग बनाने में 2 मीटर लेदर क्लोथ लगेगा और 2,000 मीटर इन्होंने खरीदा है, तो इसका मतलब ये 1,000 बैग्स को बनाने वाले हैं। फ्रेट पेड ऑन परचेजेस इज 8,500। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार इतना जब हम पढ़ ही रहे हैं तो साथ साथ बनाना भी शुरू कर दें। हालांकि एग्जाम में आप पहले आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर बनाएंगे।
एग्जाम में हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर आप क्वेश्चन को बनाइए। कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स। तो सबसे पहले यहां लिखता हूं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपने परचेज किया है 3,20,000 प्लस 15,000 और प्लस कैरिज इनवर्ट थी 8,500। 320 प्लस 15 प्लस 8,500, 3,43,500। स्टिचिंग एंड फिनिशिंग यानी कि डायरेक्ट लेबर 2,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज। तो डायरेक्ट लेबर हो गई 1,60,000। अदर डायरेक्ट कॉस्ट 10 रुपीज पर लेबर आवर, और लेबर आवर ऊपर बताए हुए थे 2,000 मशीन आवर्स, सॉरी मैन आवर्स, मैन मतलब लेबर आवर्स। तो 2,000 आवर्स इंटू 10, 20,000। वो कह रहे हैं गगन देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल का कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। मैंने कहा वो मुझे पढ़ के लग ही रहा था। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, इसको मैं सीधा बाहर ही लिख देता हूं। फिर इसको हम सीधा बाहर ही दिखा देते हैं, 3,43,500। डायरेक्ट लेबर 2,000 मैन आवर्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज, 160। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 मैन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10, 20,000। प्राइम कॉस्ट, रुकना तो है ही नहीं ना सर, इसमें कितना आसान है कि रुकना तो है ही नहीं। 5,23,500 एड। फैक्ट्री ओवरहेड्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये तीनों हो गए। हमारे पास 4 मशीन है जिनकी टोटल कॉस्ट 22 लाख है। 4 मशीन है जिनकी टोटल कॉस्ट 22 लाख है और मशीन की लाइफ 10 साल है। स्क्रैप वैल्यू 10% है। डेप्रिसिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। टोटल कॉस्ट 4 मशीन की थी 22 लाख, ये हो गया 2,20,000, लाइफ हो गई 19,80,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,98,000। ये है पर एनम। और हमारा
मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज आएगा 1,98,000 डिवाइडेड बाई 12, 16,500, क्योंकि एक महीने की हम कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 1, 16,500। फिर लिखा है मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ आर 45,000 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली। अब ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल मान लेते हैं। फिर लिखा है एसपी लिमिटेड पेज 1,20,000 पर मंथ रेंट फॉर 2,400 स्क्वायर फीट फैक्ट्री प्रीमिसेस। ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन and sales office occupies 240 square feet and 200 square feet respectively of factory space। यानी हमारे पास एक बड़ी सी फैक्ट्री है, उसी में हमारा ऑफिस भी है, उसी में हमारा सेल्स भी है। तो हम लोग 1,20,000 रुपये रेंट दे रहे हैं 2,400 स्क्वायर फीट का। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रेंट फॉर फैक्ट्री ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट। तो हमारा रेंट है मंथली 1,20,000 और एरिया है 2,400 स्क्वायर फीट। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2,400 ₹50 पर स्क्वायर फीट। और हमारा फैक्ट्री का एरिया है 2,400 में से 240 और 240 और 200 यानी 1,960 स्क्वायर फीट। तो ये फैक्ट्री एरिया हुआ, ये फैक्ट्री रेंट हुआ। 1,960 इंटू ₹50, 98,000। ऑफिस का हुआ 240, $12,000 और सेलिंग डिपार्टमेंट का हुआ 200 इंटू 50 और ये टोटल हो गया 1,20,000 पर एनम। फैक्ट्री रेंट 98,000, 1,40,500। हमारे पास कोई ओपनिंग क्लोजिंग WIP था नहीं, तो यही हमारी वर्क्स कॉस्ट बन जाएगी। $6,38,000। ठीक है, ओके। उसके बाद फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी, तो ये हमारे सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट है।
ड्यूरिंग द मंथ 35 किलोग्राम ऑफ स्क्रैप कटिंग ऑफ लेदर एंड कॉटन सोल्ड एट 150 रुपीज पर केजी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 100 बैग्स ये हमारे पास था। ओके, तो इसमें से अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऐड की तो कोई आइटम नहीं है, लेस स्क्रैप सेल जरूर आ रहा है। 35 kg स्क्रैप एट द रेट ऑफ 150, यस 35 kg एट द रेट ऑफ 150, 5250 रुपीज। ये हमारी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $632 $750 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। 632 $750 अपॉन 1000 into 100 bags, 63,275। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,69,475। एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, रेंट ये मेरे ख्याल था 12,000, एडमिनिस्ट्रेशन 45,000, selling overheads, selling expenses 72,000, ऑफिस सेलिंग रेंट था 200 स्क्वायर फीट 10,000, इसका हमने वर्किंग नोट बना रखा था। फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी फ्रेट आउटवर्ड 18,000, $12,000 $45,000 $72,000 $10,000 $18,000 $157,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,26,475। ओके, कंप्लीट है। ठीक है बेटे, मुझे तो चीजें बहुत नॉर्मल सी लगती हैं, लेकिन बच्चों को आदत होती है कुछ ना कुछ रटने की, तो आपको जो लगे इंपॉर्टेंट है उसके नोट बना लिया करो। इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी तो मुझे तो नहीं लगा, सिंपल सा लगा, तो मैंने इसलिए आपको कोई नोटिंग नहीं करवाई। सर एक आधा क्वेश्चन और होमवर्क का दे दो, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम बना लेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 थी और आंसर आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको होमवर्क में दे रहा हूं। मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये रॉ मटेरियल हो गया। मटेरियल यूज्ड इन प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री
फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस, तो जब ऑफिस लिख रहा है तो ऑफिस ओवरहेड्स हो गया। लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग, डायरेक्ट लेबर हो गई। लेबर रिक्वायर्ड फॉर फैक्ट्री सुपरविजन, तो नाम बता रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अदर एक्सपेंसेस ट्रेसेबल टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री लिखा हुआ है, लिख के बता रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हो गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेकेंडरी पैकेजिंग, सेलिंग ओवरहेड्स हो गए। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो भी खर्चा फैक्ट्री का है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड्स। फ्रेट ऑन मटेरियल परचेज, तो कैरीज इनवर्ड है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज का पार्ट बना दो। एडवर्टाइजिंग, सेलिंग ओवरहेड्स। एज्यूम दैट ऑल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड, कहता है गई गगन, ना तो कोई WIP है और ना ही कोई स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। वो कहता है गगन आप कॉस्ट ऑफ सेल्स इस डाटा से निकाल लेना, ये आप कैलकुलेट करोगे। प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल प्राइस एंड सेल प्राइस हमें बताना है। ओके, तो अगर सेल प्राइस को मैं S मान लूं तो सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20% ऑफ सेल्स। ये वाली वैल्यू निकाल के यहां पर डाल लेना, सेल की वैल्यू आ जाएगी। यह एक सिंपल मैथमेटिक्स होता है कि अगर 20% ऑफ सेल है तो 1/5 ऑफ सेल हो गया, वो 1/4 ऑफ कॉस्ट के बराबर होता है। क्या आपने कभी आज तक सुना है कि 1/5 ऑफ सेल्स, अगर प्रॉफिट 1/5 ऑफ सेल्स है तो वो 1/4 ऑफ कॉस्ट के बराबर होगा? तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना या ऐसे कैलकुलेट कर लेना, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। ये आपके पास सॉल्यूशन है। इन्होंने तो सर कोई प्राइम कॉस्ट निकाली नहीं, इनको निकालनी चाहिए थी। अच्छा, इन्होंने ये दो कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंस माना है, जबकि हमने कहा था कि केवल इसी को हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा है कुछ आइटम्स के ऊपर आप नोट दे सकते हो। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ओके, और आंसर को देख के रटने की हैबिट डालोगे तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने कई बार कहा है कि कुछ ओपिनियन अपना भी बनाया करो कि हाँ नहीं सर इसको हम यहां भी ले सकते हैं। कई बार कॉलेज के प्रोफेसर लोग जिद करेंगे नहीं नहीं ऐसे ही होता है, क्योंकि वो बुक से रट रहे हैं। अपने अंदर कंसेप्ट को डेवलप करो। जब लिखा हुआ डायरेक्ट ट्रेसेबल एक्सपेंस तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी हमारे जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू। मेरी वीडियोस दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो और जल्दी से कोचिंग ज्वाइन कर लो, इससे पहले कि देर हो जाए। सब्जेक्ट लेंदी है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, पर इतना भी लाइटली मत ले लेना कि सर जैसे बाकी सभी सब्जेक्ट लास्ट के 15 दिन 1 महीने में पढ़ लेते हैं ये भी हो जाएगा। तो होने को ये भी हो जाएगा, लेकिन टाइम सिर पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा और मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। डबल बम्पर बोनस है। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।